अच्छा, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक ग्लोमेरुलर डिजीज़। तो इसको ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथीज़ भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस किसे कहते हैं? ग्लोमेरुलस नॉर्मली किडनी, अगर आप देखें किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन किडनी का बेसिक यूनिट है ना। तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। ब्लड आता है नेफ्रॉन की तरफ, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, एक पार्ट उसका ग्लोमेरुलस होता है। जिधर सारी कैपिलरीज आती है ब्लड की, उधर कैपिलरीज से जो है टॉक्सिन्स या कोई वेस्ट या जो भी चीज़ हो वो निकल जाती है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस के बोमेंस कैप्सूल में, और उसके थ्रू वो फिल्टर होके यूरिन में निकल जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह होता है। लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथीज में क्या होता है, इसमें ये अफेक्ट हो जाते हैं नेफ्रॉन्स, उसके ग्लोमेरुलर ज़्यादातर जो हिस्सा होता है। तो इसकी वजह से कंडीशन जो होती है उसको ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथीज कहते हैं। तो इसमें काफ़ी डिजीज़ हम पढ़ेंगे। एक डिजीज़ जो होगी वो होगी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से, जो प्राइमरी प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ होगी, ठीक है, जिसमें किडनी का कोई मसला है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर डिजीज़ हो रही है। अगर कोई बॉडी का अलग सिस्टम इन्वॉल्व हो जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस या किडनी अफेक्ट हो जाए, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, दिल का मसला है, डायबिटीज़ जो है पूरी सिस्टमिक डिजीज़ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, किडनीज अफेक्ट हो सकते हैं, तो वो सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ कहलाएगा, ठीक है। तो हम प्राइमरी भी पढ़ेंगे, प्राइमरी में कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट किडनी या ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करती है, और इसके अलावा सिस्टेमिक कौन सी डिजीज़ है जो कि किडनी या ग्लोमेरुलस को अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इसकी टाइप्स हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये जो डिजीज़ हम पढ़ेंगे, इसके अंदर या तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है या नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। सबसे पहले नेम को देखें, नेफ्राइटिक, आइटिक, आइटिस, आइटिस इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होता है वर्ड, ठीक है। तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस की, ठीक है, ग्लोमेरुलाई हो गया उसका प्लूरल ग्लोमेरुलस, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें ब्लड आता है, सही है, ये एक इसका मेन फीचर है। तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSGN जिसे नॉर्मली कहा जाता है, इसकी मोस्ट कॉमन काज है किस वाले की, नेफ्राइटिक सिंड्रोम की, जिसमें क्या होती है, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक हो गया। और भी कोई कॉज हो सकती है। अच्छा, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में आपको नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या मिलेगा, ब्लड इन यूरिन, इसके अलावा एक्यूट किडनी इंजरी आपको इसकी वजह से हो सकती है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम की वजह से, जिसमें आपको ब्लड में क्या मिलता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, एजोटीमिया, इसके अलावा ओलिग्यूरिया, यूरिन की कमी, प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन, लेकिन इसमें कम होता है प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अभी आगे देखते हैं, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स होगी। इसके अलावा इसके साथ क्लिनिकल फाइंडिंग्स, हाइपरटेंशन होता है और इडीमा आता है, सही है, क्योंकि इसमें देखो यूरिन नहीं निकल रहा, बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। इसकी एक और कॉज भी है। चलो, इडीमा भी इसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया। अब नेफ्रोटिक देखते हैं। नेफ्राइटिक में ग्लोमेरुलस की इन्फ्लेमेशन हो रही थी। जो नेफ्रोटिक है इसमें ग्लोमेरुलस की परमिएबिलिटी एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। परमिएबिलिटी का क्या मतलब है, कैपिलरीज मैंने बताई थी वो आती है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस वाली जगह पे, वो कैपिलरीज से फिल्टर होके ब्लड जाता है, ठीक है। कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है, उससे जो चीज़ें, जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाता है। तो नॉर्मली वो परमिएबिलिटी की वजह से निकलता है, ठीक है। उसकी परमिएबिलिटी ऐसी होती है कि सिर्फ वेस्ट मटेरियल निकलता है, बड़े पार्टिकल्स नहीं निकल सकते। लेकिन जब परमिएबिलिटी अफेक्ट हो जाती है तो इसमें बड़े पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटीन्स या आरबीसीज वगैरह भी निकल सकते हैं। तो परमिएबिलिटी इस वाले में नेफ्रोटिक में अफेक्ट हो जाती है। बहुत सी कंडीशंस ऐसी है जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम पाया जाता है, जैसे कि मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसएलई, ड्रग्स, इन्फेक्शन, ये जितनी भी टाइप्स पड़ी हुई है, इस ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप है, फोकल सेगमेंटल और भी टाइप्स है जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स क्या होंगे, इसकी फाइंडिंग्स क्या आएगी, एक तो यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा आएगा, 3.5 ग्राम पर 24 आवर्स से भी ज़्यादा। इसके अलावा बॉडी में, ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो जाती है, सही है। एल्बुमिन जब कम हो जाता है, प्रोटीन है ये, जब ब्लड वेसल्स में कम हो जाता है, जबकि ब्लड वेसल्स के बाहर तो प्रोटीन्स होते हैं ना, तो इसकी वजह से ब्लड वेसल से जो फ्लूइड होता है वो बाहर की तरफ जाने शुरू हो जाता है, प्रोटीन की तरफ लीक आउट होने शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से इडीमा भी इसमें होता है, ठीक हो गया। हाइपरलिपिडीमिया इसमें हो जाता है।
अच्छा, इसकी वजह से जो है आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेगी? इडीमा होगा, हाइपर कोगुलेबल स्टेट, एकदम से ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। इसके अलावा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसकी हमने डिफरेंस पढ़ ली है। अब आगे जो डिजीज़ पढ़ेंगे, प्राइमरी डिजीज़ और सेकेंडरी ग्लोमेरुलर डिजीज़, तो उसमें इनमें से कोई भी आ सकते हैं सिम्टम्स, ठीक है। इसके अलावा इसकी कॉजेज़ जो है, इसकी नॉर्मली कॉजेज़ इम्यून मीडिएटेड होती है, ठीक है। अपनी बॉडी जो है ना वो इस पर अटैक करती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक कॉजेज़ भी हो सकती है, हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस, इन सब की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, मेटाबॉलिक काज है। हीमोडायनेमिक डिस्टर्बेंस, ब्लड रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, RPGN, रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मैंने ऊपर आपको बताई थी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की काफ़ी टाइप्स है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो गया, इसके अलावा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि एकदम से हो और एकदम से किडनी के फंक्शन को अफेक्ट करे, एकदम से उसको इतना ख़राब कर दे कि वो रीनल फेलियर और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ चले जाए, तो उस टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को हम RPGN भी कह सकते हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलेंगे ग्लोमेरुलर डिजीज़ वाले के? नॉर्मली ग्लोमेरुलस में जो है प्रोटीन्स नहीं निकलती यूरिन में, लेकिन जब ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर्स हो जाता है तो उसकी वजह से फिल्ट्रेशन ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह प्लाज्मा प्रोटीन्स निकल सकते हैं, RBCs निकल सकते हैं। इधर ये लिखी हुई यही बात कि ये जो प्रोटीन यूरिन में आना जो है ना, नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिन में आना, ये पैथोनोमोनिक है इस डिज़ीज़ का, मतलब ये करेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिज़ीज़ का, सही है। तो इसके अलावा जब स्टार्ट में प्रोटीन आते हैं, फिर बाद में GFR डिक्रीज़ होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्टर ब्लड सही से नहीं होता, यूरिन कम होने शुरू हो जाता है, आखिर में फिर प्रोग्रेस करके रीनल फेलियर और किडनी की फिर हमें ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ये देखिए प्रेजेंटेशंस ऑफ ग्लोमेरुलर डिजीज़, एक ग्लोमेरुलस अफेक्ट हो गया है तो उसकी वजह से प्रोटीन निकल सकता है यूरिन में, ब्लड निकल सकता है। अगर नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ग्लोमेरुलस को इन्फ्लेमेशन हुई है, तो फिर ये सिम्टम्स हो सकती है। अगर नेफ्रोटिक है तो उसमें ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ये टेबल एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस जब करेंगे हम, कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़, कोई भी ग्लोमेरुलर डिजीज़ आगे आएगी, ग्लोमेरुलर डिजीज़, या भी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। तो इसकी डायग्नोसिस में यूरिन हम चेक करते हैं कि उसमें ब्लड प्रोटीन या RBCs वगैरह तो नहीं है, RBC कास्ट। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करते हैं, इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट भी करते हैं और बायोप्सी ऑफ किडनी भी कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं कि क्या मसला है। और ट्रीटमेंट भी डिपेंड करती है डिजीज़ पे। नॉर्मली स्टेरॉइड्स और साइटोटॉक्सिक एजेंट्स दिए जाते हैं। अभी आगे डिजीज़ में ट्रीटमेंट्स पड़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं पहली टाइप। मैंने बताया था कि ग्लोमेरुलस या तो किडनी के अपने मसले की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, जिसको प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिजीज़ कहे गए, या सेकेंडरी बॉडी की वजह से, बॉडी के किसी और सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से। सबसे पहले प्राइमरी मतलब किडनी का अपना कोई मसला है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें मिनिमल चेंज डिजीज सबसे पहले पड़ेगी, 5 टाइप्स पड़ेंगे। फोकल सेगमेंटल पड़ेंगे, मेम्ब्रेनस पड़ेंगे, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी और हेरिडिटरी नेफ्राइटिस, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमल चेंज डिजीज़, नेम से ही पता चल रहा है मिनिमल, कम। तो ये इतना ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स। इसमें क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स हमें इससे पहले देखे थे कि उसमें प्रोटीन आता है यूरिन में। इसके अलावा जो है उसमें हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाता है, लिपिड ज़्यादा हो जाता है, और एडीमा हो जाता है, ठीक है। एडीमा दोनों में होता है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर चिल्ड्रन में कॉमन है और ज़्यादातर ये एसोसिएटेड है हॉजकिन लिम्फोमा या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के साथ। इसमें इतना हिस्टोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज़ नहीं नज़र आती, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब करते हैं तो उसमें फ्यूजन एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस, ये पोडोसाइट्स होते हैं ग्लोमेरुलस के, उसकी जो फीट लाइक प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में जुड़ जाती है जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है। इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। स्टेरॉयड थेरेपी जो है इस पर बहुत अच्छे से काम करती है। 4 to 8 वीक्स के अंदर अंदर जो है ना पेशेंट रिकवर हो जाता है, लेकिन इसके रिलैप्स हो सकती है डिजीज़, ये फिर से उस बंदे को थोड़ी बहुत हो सकती है। अभी तक इसके बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जो एविडेंस अभी है वो कहता है कि टी सेल्स डिसफंक्शन की वजह से ये मोस्टली मिनिमल चेंज डिजीज़ होती है। तो मतलब ऑटो इम्यून है किस्म से, सही है। तो फर्स्ट टाइप मिनिमल चेंज डिजीज़ हमने पढ़ी, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब दूसरी जो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। नेम को देखिए, फोकल मतलब एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक सेगमेंट, ठीक है। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग, ग्लोमेरुलस की हार्डनिंग इसमें हो जाती है। तो ये हिस्टोपैथोलॉजिक लीजन है।
इसमें मतलब टिश्यूज़ की पैथोलॉजिक लीजन होती है, ठीक है, जो कि डिजीज़ प्रोसेसेस की वजह से होती है। 25% ऑफ द केसेस इसमें अगर आपके पास आएंगे तो उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ हो गया, मतलब उनको एडीमा भी होगा, प्रोटीन में यूरिन आ सकता है, सॉरी यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, इसके अलावा एल्बुमिनीमिया कम हो सकता है, इसके अलावा लिपिड ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हीमेट्यूरिया भी हो सकता है और हाइपरटेंशन भी प्रेजेंट हो सकती है, जो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के वो साइंस एंड सिम्टम्स थे, वो भी हो सकते हैं इसमें। इसकी प्रोग्नोसिस पुअर है, फेयर से पुअर है, और ये रेजिस्टेंट टू स्टेरॉयड थेरेपी। सही हो गया। ये पेशेंट जो है ना, रीनल इंसफिशेंसी इनको डेवलप हो जाती है 5 to 10 ईयर्स के अंदर अंदर। ये जिसको ये हो जाए तो 5 to 10 ईयर्स के अंदर रीनल इंसफिशेंसी, वो सही से यूरिन नहीं बना सकेगा, फिल्टर नहीं कर सकेगा ब्लड, और फिर आखिर में एंड स्टेज रीनल डिजीज़ पे चले जाएगा और फिर किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 50% ऑफ केसेस में जो है ना, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के साथ जो है उनकी पूरी डिजीज़ जो है वो रिमिट हो सकती है। सही है, मतलब 100 लोग हैं, उनमें इन मेडिकेशंस के साथ जो है वो 50 लोगों की ठीक हो सकती है, जबकि 50 लोग नहीं होते ठीक। इसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, मतलब ये बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड टाइप है, फर्स्ट हमने पढ़ी मिनिमल चेंज डिजीज, सेकंड हमने फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। अब थर्ड है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये अगर आपको याद हो तो हमने बताया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक कॉज में हमने पढ़ा था, ऊपर जो टेबल था उस टेबल में आपको ये देखिए मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बताया था, मोस्ट कॉमन कॉज इन एडल्ट्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी वॉल्स होती है वो थिक हो जाती है, साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो ये मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन नॉन डायबिटिक एडल्ट्स। ठीक है, नॉन डायबिटिक जिनको डायबिटीज़ नहीं होता उनमें ये कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, जबकि जिनको होता है तो उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। सही है, जिनको अगर डायबिटीज़ होता है तो। मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसकी कॉज क्या है, इसकी जो है थिकनिंग क्यों होती है, इडियोपैथिक है, मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी, इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है अननोन है, जबकि इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ड्रग्स की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की न्यूप्लाज्म की वजह से, ल्यूपस की वजह से। ठीक है, तो ये इसकी कॉजेज़ हो सकती है। इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ये सुपर वाले से, और इसमें रिमिशन जो होती है 40% ऑफ केसेस में हो जाती है। 33% ऑफ केसेस में ये जो है रीनल फेलियर हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो प्रोग्नोसिस फेयर टू गुड है। स्टेरॉइड्स इसमें कुछ इतना रोल प्ले नहीं करता सर्वाइवल रेट में। तो लास्ट फोर्थ टाइप पढ़ते हैं, बर्गर्स डिजीज़, जिसको IgA नेफ्रोपैथी कहते हैं। एक था बर्गर्स डिजीज़ BUER जिसमें आता है, वो अलग है, वो नर वेसल्स की है। ये जो है IgA नेफ्रोपैथी, इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस है इसका मैसेंजियल टिश्यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, मैसेंजियल टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर IgA और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पार्ट है C3, ये दो चीज़ें जो है इसमें डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो है ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू निकलता है। ठीक है, तो यूरिन में ब्लड आता है, लेकिन एसिम्टोमेटिक होती है ये वाली डिजीज़। ठीक है, इसमें सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आ रहे, लेकिन वो जब जाके यूरिन करता है तो उसके यूरिन में ब्लड होता है, उसको ना पेन होता है ना कुछ और होता है। तो ये ज़्यादातर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के साथ होता है, अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के साथ, और 1 to 3 days अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के बाद जो है ये ब्लड यूरिन में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, रीनल फंक्शन इसमें नॉर्मल होता है। इसके अलावा प्रोग्नोसिस इसकी गुड है। इसमें अगर अनस्टेबल हो जाए तो उसमें जो है फिर इसमें फिर स्टेरॉयड दी जाती है। हेरेडिटरी नेफ्राइटिस, ये एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन है। हेरेडिटरी, ये वाहिद इसमें है जो कि हेरेडिटरी है। ठीक है, मतलब जेनेटिक है इसकी कॉज। नेफ्राइटिस अल्पोर्ट सिंड्रोम भी इसे कहते हैं, ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, इसके अलावा ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें ब्लड में यूरिन आता है, पस होती है यूरिन में, जबकि सॉरी यूरिन में ब्लड होता है, अच्छा यूरिन में प्रोटीन होता है। इसके अलावा हेयरिंग लॉस होती है, लेकिन डेफनेस नहीं होती, पूरा बंदा बहरा नहीं हो जाता। इसके अलावा प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर, तो ये हेरिडिटरी है और इसकी ट्रीटमेंट इस पर कोई इफेक्टिव नहीं है। तो हमने 5 टाइप्स पढ़ी है, मिनिमल चेंज डिजीज़, ठीक है, इसके बाद फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी और हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। तो ये सब किडनी को अफेक्ट करती थी ये कंडीशंस। ठीक है ना,
अब पढ़ते हैं ऐसी कौन सी किडनी के अलावा कंडीशंस जो कि ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर काज कर सकती है, ग्लोमेरुलस को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले डायबिटीज़ जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिससे होता है और उसकी वजह से ESRD होता है। ठीक है, दूसरी जो इसमें है वो है हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। हाइपरटेंशन की वजह से इसमें नेफ्रोपैथी हो जाती है। थर्ड जो है ल्यूपस। इसके बाद जो है फोर्थ टाइप जो है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये जो है ख़तरनाक डिजीज़ है। इसमें इन्फेक्शन की वजह से होती है। हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस या लूपस। इसके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें पेशेंट को प्रोटीनयूरिया होता है। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के भी सिम्टम्स होते हैं। नेफ्राइटिस के कौन से सिम्टम्स होते हैं, हीमेट्यूरिया। ठीक है, तो यूरिन में प्रोटीन भी आता है और ब्लड भी आता है, और इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है। इसके साथ साथ जब इसको कोई कंडीशन होती है तो उसमें क्रायोग्लोबिन भी होता है ब्लड में। इसमें 50% ऑफ पेशेंट्स को रीनल फेलियर डेवलप हो जाता है। इसकी कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। तो ये हो गया। इसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हमने ऊपर वो जो टेबल पढ़ा था उसमें हमने नेफ्राइटिक सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन काज ये पढ़ी थी ना। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेम को देखें, आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के काफ़ी टाइम बाद जो है बंदे को ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है तो ब्लड आएगा यूरिन में, और इसके अलावा थोड़ा बहुत प्रोटीन भी हो सकता है। तो ग्रुप ए बीटा इम्यूलेटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कॉज करता है। तो ये जो पढ़े ना इन्फेक्शन, ये किडनी को इन्फेक्ट नहीं करे, ये किडनी के अलावा बाहर से इन्फेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, तभी ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है या स्किन में इम्पिटाइगो की वजह से ही हो सकता है। तो 10 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है पेशेंट्स को, ज़्यादातर ही चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स देख लिया आप। अच्छा, इसमें एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ भी एलिवेटेड हो सकता है। सही हो गया, ये सेल्फ लिमिटेड है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। पेशेंट को हो तो जाता है ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ अरसे बाद ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटेड है, वीक्स से मंथ्स के अंदर इसकी रिकवरी हो जाती है। लेकिन बास केसेस में क्या होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये कंडीशन तब्दील हो जाती है। RPGN जो मैंने बताया था, किसी भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप को कह सकते हैं जिसमें एकदम से किडनी अफेक्ट हो बहुत ज़्यादा, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। तो इसकी जो थेरेपी है इसमें देखा हाइपरटेंशन हो रही है तो एंटी हाइपरटेंसिव देंगे। इसके अलावा इसमें लूप डायोरेटिक्स देंगे क्योंकि इडीमा बनता है। ठीक है, तो सपोर्टिव थेरेपी से कहते हैं सिम्टम्स को ठीक करना। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स इसमें इतना ख़ास यूज़ नहीं की जाती। स्टेरॉइड्स भी इसमें अगर सेवियर केस हो तो उसमें दे सकते हैं। अब पढ़ते हैं गुड पास्चर सिंड्रोम। गुड पास्चर सिंड्रोम में जो है 3 सिम्टम्स होते हैं। एक तो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलो नेफ्रोपैथी होती है। इसके अलावा जो लंग्स होते हैं उसमें हेमरेज हो सकती है, पल्मोनरी हेमरेज, और साथ ही साथ इसमें IgG एंटीबॉडीज़ जो है अपने ही ग्लोमेरुलस के ख़िलाफ़ बन जाती है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर गुड पास्चर सिंड्रोम में मेन जो करेक्टरिस्टिक है ये IgG का याद रखें। तो IgG एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि लीड करता है RPGN, रैपिडली प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी की टाइप है, ये भी इसे कह सकते हैं। इसमें जो है कफ करते हुए जो है ब्लड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें पल्मोनरी हेमरेज हो रही है, लंग्स की हेमरेज हो रही है, जिसकी वजह से कफ में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है इसी वजह से भी। इसके अलावा सबसे पहले लंग्स डिजीज़ बंदे को होती है, मतलब पल्मोनरी हेमरेज वगैरह होता है, इसके बाद किडनी इन्वॉल्व होती है इस वाले में। ठीक है, गुड पास्चर सिंड्रोम में। तो जब रीनल बायोप्सी करते तो उसमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेंस का पैटर्न नज़र आता है। इसमें प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं ताकि IgG एंटीबॉडीज़ को रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो साइक्लोफॉस्फेमाइड और स्टेरॉइड भी इसमें काम कर सकते हैं, इम्यून को सप्रेस कर सकते हैं। डिस्प्रोटीनीमियास की वजह से जो है ये कंडीशन हो सकती है, जिसमें एमाइलोइडोसिस हो गया, एमाइलॉइड प्रोटीन की एबनॉर्मल शेप बनना जिसकी वजह से ब्लॉकेज काज हो जाए और किडनी फेलियर हो सकता है। सिकल सेल की वजह से भी नेफ्रोपैथी हो सकती है। सिकल सेल जो होते हैं ब्लॉकेज काज कर सकते हैं ब्लड वेसल्स की। अच्छा, इसके अलावा HIV की वजह से हो सकता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, प्रोटीनयूरिया, इडीमा और हेमेट्यूरिया।
तो ये हो गया। इसके सिम्टम्स जो है, इसकी जो पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, अगर टिश्यूज़ को देखा जाए, टिश्यूज़ जो अफेक्ट होते हैं वो सेम टू सेम ऐसे जिस तरह फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के जो टिश्यूज़ जिसमें अफेक्ट होते हैं, उसी तरह इसके भी अफेक्ट होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है प्रेडनिसोन, एस इनहिबिटर्स और एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा ये दो टाइप्स और भी है, पोली एंजाइटिस नोडोसा और सॉरी पोली आर्थराइटिस नोडोसा, और इसके अलावा ग्लोमेरुलो जो भी नाम है ये।